दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। प्रोग्राम स्पेशल कवरेज ऑन इलेक्शन रेडियो उड़ान पर हम आपका स्वागत करते हैं। आप भी मुंतजिर थे, हम भी मुंतजिर थे और आखिरकार वो मौका आ गया जब ऐतिहासिक विक्ट्री आम आदमी पार्टी को मिली है, जिसमें आम आदमी पार्टी ने ऐसी सुनामी लाई है जिसमें दो बड़ी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा पूरी तरह साफ हो गया है। कुछ सुर्खियां, फिर उसके बाद चर्चा। दिल्ली के इलेक्शंस के रिजल्ट, आम आदमी पार्टी को 67 और भारतीय जनता पार्टी को 3, कांग्रेस 0। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों ने ली चुटकी, किसी ने मोदी पर साधा ताना तो किसी ने बीजेपी को लताड़ा। आम आदमी पार्टी के विधायक दल के नेता अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाने का पेश किया दावा, उपराज्यपाल राष्ट्रपति से मिलकर बढ़ाएंगे आगे की बात। सोशल मीडिया पर चुटकुलों का दौर, हजारों चुटकुले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को लेकर। अजय माकन और अरविंदर सिंह लवली ने दिया इस्तीफा, बीजेपी की ओर से किरण बेदी ने ली हार की जिम्मेवारी। आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं ने लगभग 60,000 के फासले से बीजेपी के 5 कैंडिडेट्स को हराया। जी हां, बिल्कुल। सुर्खियों के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। Me and Bala, welcome. Me and Bala hosting this show, and we have a panelist, Aam Aadmi Party follower, Mohammad Khalid, the regular follower of Aam Aadmi Party from a long time. Khalid साहब, स्वागत है आपका। Congratulations. Thank you so much. Thank you so much. Thank you to all of you. Ashum Mishra, professor of Hindi, also follower of Aam Aadmi Party. Ashum Mishra जी, मुबारकबाद और स्वागत। Thank you. Thank you. Amit Bhatt has to answer a lot, moderator of Say Everything and a follower of Bharatiya Janata Party. Bhatt साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। A lot of questions you have to answer today. धन्यवाद जी, नमस्कार श्रोताओं को। Media spokesperson of Radio Dan, Bala Nagendran, is also, I don't know which side he is, but he's host with me. He's happy today by the way with the result. Bala, welcome. Good evening, bro. Hi, listeners. Yes, Bala, I want you to give a quick analysis, then we will move forward to the discussion. Yeah, bro, the analysis, we have to finish that analysis in a minute because this is a staggering result. As we see, the National Capital Territory has witnessed its gigantic mandate where Aam Aadmi Party has clinched 95% of the total seats with 67, and the so far so good expected party, BJP, the ruling party, has gone down to 3. Where Vijender Gupta, Jagdish Pradhan and Om Prakash Sharma were the only 3 who were able to back the seats from Rohini, Vishwasnagar and Mustafabad. At the same time, the Congress has gone down to a drubbing zero with 9.8% of vote share, which was 19.5% in the 2013 assembly elections. And the Aam Aadmi Party, which has had 29.04% in 2013 elections, has gone up to 54.3% in their vote share. Where BJP had 33.07% in 2030 election and gone down to 32.01%. So the gainer to the fullest is Aam Aadmi Party here. And the final 2 things we can say is the closest loss is at Krishnanagar, where the CM candidate of BJP, Kiran Bedi, lost with 2,277 votes margin to SK Baga, and the largest massive losses between Mahinder Yadav in Vikas Pudia against Sanjay Singh in 77,665 votes. Exactly. Okay, so now let's move. Now we'll discuss, हम एनालिसिस करेंगे क्या अच्छा रहा क्या बुरा रहा किसी भी पार्टी के लिए। तो खालिद साहब, आपसे स्वागत करते हैं, आपको मुबारकबाद। और आम आदमी पार्टी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी इतनी बड़ी विक्ट्री, क्या कारण रहा इतनी बड़ी विक्ट्री का? क्या आपने उम्मीद लगाई थी इतनी ज्यादा सीट की?
सबसे पहले तो धन्यवाद, और धन्यवाद सभी दिल्ली के वोटर्स का जिन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए वोट किया है। अब जहां तक अनुमान की बात है, हम लोगों का इंटरनल जो सर्वे था वो भी 40 to 50 सीट्स हमको दिखा रहा था। बाकी ये बात सही है आपकी कि हमने इतना ज्यादा अनुमान नहीं लगाया था, लेकिन अभी जब मैंने कैलकुलेट किया और मतलब मैंने देखा और एक आध मैं न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ रहा था, तो मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि जो बढ़त था केजरीवाल जी को, वो स्टार्ट हुआ था नरेंद्र मोदी का जो रैली था रामलीला ग्राउंड में, वहीं से ही उन्होंने थोड़ी सी नकारात्मक बातें करनी शुरू की थी। हमारे पीएम साहब ने केजरीवाल को अनार्किस्ट और ये सब चीजें बोला था, जिसको केजरीवाल ने बड़े पोलाइटली तरीके से आंसर किया था। तो वहीं से ही एक फेवर में जाना स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद जो है बीजेपी के पास जो है कोई भी प्रचार में उन्होंने केवल बस केजरीवाल को टारगेट किया। उनके सारे अखबार में जितने भी कार्टून्स और एड थे वो केजरीवाल के खिलाफ आक्रामक थे, और जो है जोक्स उनके ऊपर थे, उनको बेइज्जत करने की कोशिश की गई। इवन के कई प्रचार, एक दो बंदों ने उनको हरामजादा तक बोल दिया। तो ये सारी चीजें जो है, और वो लोग जो है दिल्ली के जो मूलभूत मुद्दे थे, जो इश्यूज थे, उससे कहीं ना कहीं बहकते जा रहे थे। और उन्होंने कुछ अपने कामों के भी दावे किए, लेकिन वो सारे दावे उन्होंने नेशनल लेवल के किए, जिसका दिल्ली की पब्लिक से कुछ लेना देना नहीं था। तो दिल्ली की पब्लिक पूरी लगभग इकट्ठी हो गई, जिसमें मैं कैलकुलेट करता हूं तो कम से कम 18% जो एससी के वोट्स थे, 12% मुस्लिम्स, 30% ये हो जाते हैं। उसके बाद करीबन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट, बैंकिंग सेक्टर्स, इन सब के वोट्स, और जितने भी गरीब तबका है, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, इन सब का वोट मिलाकर के 54% हो जाता है। तो 54% जो है किसी भी जहां पे किसी भी मतलब पार्टी को जिताने के लिए बहुत होता है। इतना अगर वोट अगर शेयर मिलता है तो बात है। और मैं अब आम आपके इसी आदमी पॉइंट पे बात करूंगा। एक्सपेक्टेशन बहुत होगी, काम करके इनको दिखाना होगा, वादों को फुलफिल करना हम इसी होगा। डिस्कशन में खाली साहब आपसे जानेंगे, हम डिटेल में सब कुछ जानेंगे आपसे वन बाय वन करके। और आशु मिश्रा की ओर बढ़ते हैं, उनके भी ओपनिंग कमेंट्स लेते हैं, फिर व्हाट्सएप की ओर होते हैं, फिर हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं टॉपिक्स पे। जी मिश्रा साहब। जी सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। जी खालिद जी ने अच्छा एनालिसिस कर दिया है, पब्लिक है ये सब जानती है जी किस बात पे क्या बात करनी चाहिए, कहाँ कौन सा मुद्दा उठाना है, कहाँ किसको उठा देना है, कहाँ किसको गिरा देना है। बाकी मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का फॉलोअर होता हूँ, जो भी अच्छा काम करे या उस टाइम मुझे लगता है कि कुछ भी प्रोग्रेसिव उसमें दिख रहा है एक एनालिसिस करने वाले की तरह, तो ये कोई नई बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी वालों को इंटरनली ये नहीं पता था कि वो चुनाव नहीं हारेंगे, क्योंकि एक प्रोजेक्टेड जो मोदी की रैली पिछले 11 तारीख को उन्होंने प्लान की थी रामलीला मैदान में, जनता के बीच में कहा जा रहा था कि लाख लोग आएंगे, मीडिया, टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर सब दिखा रहे थे लाख लोग आने हैं, और चेयर्स लगाई गई थी कुल 12,000। तो 12,000 कुर्सियां आप 1 लाख लोगों के लिए अगर लगवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके पास तो संकेत था ही। बाकी चुनाव के परिणाम क्या आएंगे, एक बार अमित शाह जी कह रहे थे कि 65 सीटें आएंगी, किसकी आएंगी ये उलट गया। जी तो यही, बाकी बहुत सारी चीजें इस चुनाव में नई हुई हैं, हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ओपनिंग कमेंट के बाद फिर मैं एक जोक भी शेयर कर देता हूँ। लेटेस्ट जो आया है कि मोदी जी के वो स्वच्छ भारत अभियान का इतना असर हुआ कि लोगों ने ईवीएम पर भी झाड़ू कोई बटन दबा दिया। तो ये काफी तरह सोशल मीडिया पर जोक्स भी चल रहे हैं। जी भट्ट साहब, आपके ओपनिंग कमेंट्स, फिर वन बाय वन हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, बिल्कुल जी भट्ट साहब। सबसे पहले तो मैं ये जो मैसिव विक्ट्री हुई है और ये जो असाधारण जीत हासिल की है आम आदमी पार्टी ने, चूंकि भारतीय जनता पार्टी भी भारतीय राजनीति से बिलोंग करती है, कांग्रेस पार्टी भी भारतीय राजनीति से बिलोंग करती है और आम आदमी पार्टी भी भारतीय राजनीतिक दल है। तो भारतीय होने के नाते सबसे पहले, चूंकि ये सभी लोग हमारे देश के हैं, मैं आम आदमी पार्टी को तहे दिल से मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा इस जायगेंटिक विक्ट्री के लिए।
और ओपनिंग रिमार्क्स में मैं दानिश भाई इतना ही कहना चाहूंगा कि कोई भी जीत या कोई भी आखिरी हार या आखिरी जीत नहीं है। जीत भी आखिरी नहीं है और हार भी आखिरी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ने भी पहले में देखा है और ये कांग्रेस ने भी पूर्व में देखा है, तमाम राजनीतिक दलों ने ये देखा है। लेकिन ये जो हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की, अब चूंकि अभी ये आज का ताजा मामला है, इस पे हम लोगों को थोड़ा सा बैठ करके और जो तमाम जो भारतीय राजनीतिक जो भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक है उसको थोड़ा सा आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। अब हार हुई है तो उसको हम झुटला तो नहीं सकते, हमारे पास उसको स्वीकार करने के अतिरिक्त तो कोई दूसरा विकल्प है नहीं, तो उसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन हार का कारण क्या है, ये मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा हमें समझने की आवश्यकता है। मैं इसी कहूंगा अभी मैं एक एक करके इन टॉपिक्स पे आऊंगा, 1 बाय 1 पॉइंट उठाऊंगा और आप तीनों लोगों के 1 बाय 1 करके उस पर पॉइंट लूंगा, स्टेप बाय स्टेप। हमारे पास काफी समय है, ब्रीफली हम ज्यादा से ज्यादा पॉइंट कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पॉइंट हम स्टार्ट करें। पहला, माय फर्स्ट पॉइंट इज खालिद साहब, सबसे पहले जो हम बात करते हैं लोकसभा के टाइम पे इलेक्शन, क्या आपको लगता है कि जो बीजेपी ने समय दे दिया आम आदमी पार्टी को प्रिपेयर होने का, ये एक सबसे बड़ा झटका था? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक्चुअली में अगर लोकसभा के जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए थे वैसे ही बीजेपी को दिल्ली के इलेक्शन कराने चाहिए थे, लेकिन मेरे ख्याल से बीजेपी भी थोड़ा डर रही थी। लोकसभा का भी जो इलेक्शन अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर घटा नहीं था, वो बात ठीक है, उसको कोई सीट नहीं मिली, लेकिन 29% उसका वोट शेयर हो गया था। और बीजेपी भी उस टाइम पे रिस्क लेने के मूड में नहीं थी, क्योंकि उसको फिर हरियाणा का इलेक्शन, महाराष्ट्र का इलेक्शन, जम्मू एंड कश्मीर का इलेक्शन, झारखंड का इलेक्शन देखना था। तो इसलिए बीजेपी ने सोचा कि अभी हम इसको अवेटेड रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी कॉम्प्लिकेटेड इशू है और बहुत ही जबरदस्त फाइट होने वाली है। तो बीजेपी ने इसको लास्ट के लिए रखा, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा दुर्गति झेलनी पड़ी है। अगर शायद उसी टाइम हो जाता तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी जीत जाती, लेकिन इतना बड़ा मार्जिन नहीं मिलता। 35, 36, 37 और अधिक से अधिक 40 सीटें तक मिलती, उससे ज्यादा नहीं मिल सकती थी। लेकिन ये जो टाइम मिल गया, उनको टारगेट करने का मौका मिला कि 8-9 महीने हो गए, आपने जो भी वादे किए थे वो नहीं किए, प्लस 8-9 महीने में इनडायरेक्टली सेंटर का यहाँ पे रूल रहा है, यानी बीजेपी का रूल। इसमें जो दिल्ली की दुर्गति हो रही है और जितनी भी आपने महंगाई या काला धन को जुमला ही बता दिया अमित शाह जी ने। तो इस तरीके से जो है जितने भी मुद्दे थे वो उठाने का मौका, टारगेट करने का मौका उन्होंने खुद दिया। और इस दरमियान जो बहुत ही बेहतरीन कार्य हुआ वो ये हुआ कि आम आदमी पार्टी के जो 24 जितने भी विधायक थे, करीब 27 विधायक थे अगर मैं गलत नहीं हूं तो, बिन्नी को हटा दिया जाए तो, उन्होंने अपने अपने एरिया में जो 4 करोड़ रुपए मिले थे उससे बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसका यूटिलाइजेशन किया और काफी अच्छा काम करके दिखाया। और चूंकि दिल्ली एक छोटा स्टेट है, लोगों का एक कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना आना होता है, तो लोगों ने वो देखा और उससे इम्प्रेस हुए। और इम्प्रेस होने के बाद, मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ ये कांग्रेस का गढ़ है, मैं जामिया में बटला हाउस में रहता हूँ। यहाँ पे कांग्रेस का बहुत बड़ा गढ़ था, लेकिन कांग्रेस को यहाँ उखाड़ दिया गया है, एकदम कांग्रेस जो है बीजेपी के भी नीचे चला गया है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कितना बड़ा ये चेंज है। और ये एग्जैक्टली खालिद ये एक इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के जो है चेंज की शुरुआत है। बिल्कुल, हम आगे बढ़ते हैं। जी आशु जी, आपके इस पर व्यूज? हाँ, मुझे लगता है कि पिछले 6 महीने के अंदर ये चौथा डिस्कशन हम लोग आम आदमी पार्टी के ऊपर कर रहे हैं। तो पहले भी मैंने एक बात कही थी कि कांग्रेस जितनी बेहतर तैयारी करेगी, आम आदमी पार्टी को उतना अधिक नुकसान हो सकता है। चुनाव जब हुए लोकसभा के, तब भी लोगों के दिमाग में मोदी की छवि दिल्ली में इसलिए थी क्योंकि सेंट्रल लेवल पे लोग मोदी को प्रोजेक्ट कर रहे थे। आप रैलीज का अगर एनालिसिस करें, जैसे जापानीज पार्क में पिछले साल जो मोदी जी की रैली हुई थी, तो उस टाइम से जो जज्बा और जिस जुनून के साथ लोग प्रचार कर रहे थे, जो लोगों में जो बॉडी लैंग्वेज से जो दिख रहा था, उस चीज में बहुत कमी आई। मतलब इस बार जब वो रैली करने के लिए आए, मैंने पहली रैली बताई रामलीला मैदान वाली, उसके बाद 4 रैलियां उन्होंने और की। तो उसमें होता ये था, एक्चुअली बहुत सारे टीवी चैनल्स ने वो फोटोज भी दिखाए हैं कि जब तक वो दिल्ली के मुद्दों की बात करते थे तब तक लोग उनकी बात सुनते थे। जैसे ही वो दिल्ली की बातें खत्म करके और काली रात में काला हवाला, काला धन, ये जहां तक पहुंचे तो लोग उठकर जाना शुरू कर देते थे रैली से। यानी कि मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आज का वोटर
ऐसा वोटर नहीं है। खासतौर से दिल्ली, हमारे यहाँ दिल्ली में हर क्लास का वोटर है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक तरह की तस्वीर दिल्ली कई राज्यों से मिलकर बनता है जी बिल्कुल। और बहुत सारा इंटेलेक्ट यहाँ पर है, मतलब सोचने समझने वाले लोग, कौन सी बात गफलत हो सकती है, कौन सी बात खराब हो सकती है। अब अगर उस टाइम चुनाव करा लिए जाते, उस टाइम चुनाव कराने की स्थिति में बीजेपी नहीं थी, क्योंकि एक तो उन्होंने बड़ा भारी चुनाव खत्म किया था, जीत का जश्न थोड़ा बड़ा होता है, तो वो अपने कार्यकर्ताओं को, चाहे वो कार्यकर्ता भाजपा के हों, चाहे वो कार्यकर्ता आरएसएस के हों, उन सबको इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे, जहां तक मुझे समझ में आया। बाकी इंटरनली कुछ सूचनाएं ऐसी भी हैं कि वो जोड़ तोड़ करने की भी कोशिश कर रहे थे कि क्या पता 2/3 लोग टूट जाएं। मतलब मैं 2-3 जगह मैंने ऐसा पढ़ा, मैं नहीं जानता इसमें कितनी सच्चाई है जी। तो जो भी कुछ हुआ, कुल मिला के हमें ऐसे संकेत जरूर मिले कि सरकार बनाने की कोशिश बीजेपी की कुछ होती हुई दिखी थी। लेकिन ये गलत मूव थी, आप मतलब कह रहे कि उस थोड़ा अगर पहले होता तो जैसे खालिद जी ने कहा कुछ हो सकता था बेहतर सिचुएशन। जी भट्ट साहब, शायद जी शायद मतलब बीजेपी आप ज्यादा नहीं मानते सरकार आप शायद? हाँ मतलब हाँ, इतना नहीं होता, मतलब इतनी ज्यादा वो नहीं होती उस टाइम। बिल्कुल, वोट शेयर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। लोगों ने आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव में इसलिए भी वोट नहीं किया ज्यादा, क्योंकि जो नए लोग जुड़ना चाहते होंगे वो भी सोच रहे होंगे कि यार इनको क्या देके करना है, 4-5 सीटें भी नहीं आएंगी इनकी, अकेले केजरीवाल भी नहीं जीत सकते, क्योंकि वो तो मोदी के अगेंस्ट लड़ रहे थे। तो दिल्ली में केजरीवाल भी आम आदमी पार्टी का चेहरा नहीं थे लोकसभा चुनाव के दौरान। एग्जैक्टली, मैं इस पॉइंट पे भी आऊंगा। जी भट्ट साहब, हमें ज्यादा पॉइंट कवर करने हैं तो थोड़ा सा ब्रीफ होके हम आगे बढ़े। जी भट्ट साहब जी, आपको क्या लगता है कि समय अगर पहले करवा लिया जाता तो? जी देखिए, मुझे नहीं मालूम कि आशु भाई आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं या एक न्यूट्रल एनालिस्ट के तौर पर यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी जी, लेकिन उनकी कुछ बातों से मैं सहमत हूं। मई जून में चुनाव नहीं कराए जा सकते थे, उसके पीछे कुछ तकनीकी चैलेंजेस थे हम लोगों के समक्ष, भारतीय जनता पार्टी के समक्ष। चुनाव कराना जो है वो इतना आसान नहीं होता है। ये ठीक उसी तरीके से है कि मैं बाहर से बैठ करके ये कह दूं कि उस क्रिकेटर ने ये अच्छा नहीं शॉट खेला, उस गेंदबाज ने ये अच्छी गेंदबाजी नहीं की। ये बाहर से हम लोग ऑब्जर्वेशन और परसेप्शन का विषय है, हम लोग यहाँ से बैठ के आसानी से एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन उस समय चुनाव कराना वो थोड़ा कठिन था। दूसरी बात ये कि आम आदमी पार्टी जो है उसको थोड़ा सा मौका जरूर मिला है, जैसा कि खालिद भी कह रहे थे, जो चुनाव थोड़ा सा जो विलंब हुआ है उसके कारण जो है आम आदमी पार्टी को, और ये जो आम आदमी पार्टी की जीत हुई है इसको मैं व्यक्तिगत रूप से उन लोगों से मिलना हूं जो कि भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत वोटर्स रहे हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा तबका आर्मी का है। आर्मी के जो पूर्व सैनिक हैं, जो हमारी फोर्स है, मिलिट्री फोर्स है, आर्मी की फोर्स है, उसका एक ज्यादातर तबका आज से नहीं वरन पहले से ही, प्राचीन समय से, जब से भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई है, वो बीजेपी का परंपरागत रहा है। लेकिन मैंने खुद एनालाइज किया है, उन लोगों से बात की है, वो ये कहते हैं हम आज भी भारतीय जनता पार्टी के ट्रेडिशनल वोटर हैं, और कल के दिन अगर केंद्रीय स्तर पर या दूसरे स्तर पर चुनाव होंगे तो हम उनका समर्थन करेंगे। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कहीं ये उस गुमान में इनको जो है नुकसान ना हो जाए, इसलिए हम एक बैलेंस करने के लिए दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी को जिताना चाहते हैं। तो आम आदमी पार्टी का ऐसा कोई खास उनका खुद का मुद्दा नहीं था जिसके आधार पर वो आए हैं। लोग एक बैलेंस करने के लिए, पॉलिटिकल जो ये सिचुएशन है, सिनेरियो को बैलेंस करने के लिए भी आम आदमी पार्टी को लेकर आए। बिल्कुल, ये पॉइंट भी मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। मेरा अगला पॉइंट है, उसके पहले कि मैं बाला को जाऊं, मेरा सेकंड पॉइंट इज वेरी क्रूशियल। 2 क्वेश्चन हर दोनों मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी बट देखिए, मैं यहाँ पर एक बहुत ही प्रैक्टिकल तथ्य पर बात करना चाहूंगा। जी, आशु भाई ये कह रहे थे कि शायद संभवतः ऐसा हुआ होगा कि हम लोगों ने ये, या भारतीय जनता पार्टी ने, मैं हम लोग इसलिए कह रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं हूं, लेकिन उसका समर्थक और उसका इस कार्यक्रम में बोल रहा हूं, तो मैं इस समय उनका एक समय आपके कार्यक्रम के दृष्टिकोण से प्रवक्ता के तौर पर बात कर रहा हूं। तो इन्होंने कहा कि भाई हमारे पास खरीद फरोख्त का एक मौका था। देखिए, अगर हमें खरीद फरोख्त करनी होती तो मैं, आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बड़ी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी होने के नाते हमारे लिए कोई ये बहुत जो है कठिन काम नहीं था। पैसों का भी कोई अभाव नहीं है।
ना बीजेपी नहीं, जब हम लोगों के पास जब 32 सीटें थी तो हमको केवल 3 सीटों की आवश्यकता थी और हमारे पास विकल्प भी थे। वो इलीगल हो जाता, तो उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता था। मैं वही कह रहा हूँ, 2/3 तोड़ने होते हैं पार्टी से, अगर तोड़ने हैं तो। आम आदमी पार्टी से जब तक आप 2/3 नहीं तोड़ते तब तक वो लीगल नहीं माना जाता। मैं उसी पर मैं आपको पूरा जवाब दे रहा हूँ कि जब हमारे पास ये विकल्प था नहीं कि हम 2/3 तोड़ दें, तो उस पर ये सवाल उठाना कि हम लोगों ने ये प्रयास किया तो वो ठीक नहीं है। ऐसा हमारा कोई प्रयास नहीं था। पहले से जो पार्टी के जो तमाम लीडर्स हैं वो स्पष्ट करते आ रहे थे कि हमारे पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है। चलो, और अगर करने पर ही उतारी गई तो फिर ये सब की राजनीति का पैसों का खेल जी बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि शायद ऐसा सुनने को मिला था, पता नहीं सही है। मैंने आरोप नहीं लगाया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्रूशल पॉइंट है, क्रूशल पॉइंट है कि कहने का आशय ये है कि मैं मतलब बिल्कुल आपने क्लियर कर दिया अपना पॉइंट, और आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय कम है, पॉइंट बहुत ज्यादा है। अगला पॉइंट है हर्षवर्धन को लेके। ये कितना बड़ा खाली साहब पॉइंट था कि हर्षवर्धन को पहले आपने हेल्थ मिनिस्टर बनाया, फिर वहां से आपने हेल्थ मिनिस्टर से उनको उससे कम वो वाली मिनिस्ट्री दे दी, कम ताकतवर। इससे लोगों के आपको लगता है क्या लोगों की सेंस में गया कि इन्होंने कहीं ना कहीं उसे इनकैपेबल वो शो किया है हर्षवर्धन की पर्सनैलिटी को, और हर्षवर्धन कितना बेहतर होता कि अगर दिल्ली का चेहरा रहते। एक्चुअली में सबसे पहले तो मैं अभी ये कहना चाहूंगा कि आज की रात तो कम से कम हर्षवर्धन बहुत ही खुश हो रहे होंगे कि वो बीजेपी के चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट नहीं है। उसके बाद मैं दूसरी बात ये कहूंगा कि ये बिल्कुल सही बात है कि हर्षवर्धन अगर शायद रहे होते तो इतना बुरा हाल नहीं होना चाहिए था। तीसरी बात मैं कुछ आंसर करने चाहूंगा अपने भाई अमित जी का। अमित भाई ने जो भी ब्रीफली पर, ताकि ज्यादा कवर करें ना। हाँ, ब्रीफली ही बातें करूंगा। जगदीश मुखी का स्टिंग हुआ था, इसीलिए उनको चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट से हटाया गया था। शायद उन्होंने ना देखा हो तो बता दूं कि वो जो है लेन देन का ही मामला था। दूसरी बात ये है कि कोशिश तो पूरी की खैर इन लोगों ने, लेकिन अभी भी जैसा अमित भाई बात कर रहे हैं, अगर इस तरीके से बीजेपी चलेगी तो शायद देश में से भी साफ होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अभी भी बातों में काफी एटीट्यूड झलक रहा है, गलतियों से सीखने के बजाय उनको छुपाने की कोशिश की जा रही है। सीधा सीधा बात यह है कि आपने जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं कर पाए अब 9 महीने में, और उन वादों पे आप चलने की भी कोशिश नहीं कर रहे हो। आपने केवल और केवल कांग्रेस की सारी जो है जितनी भी पॉलिसीज थी उनको नेम चेंज करके चिपकाना स्टार्ट कर दिया है। तो लोग जो है पक गए थे। कब तक चलेगा आपका ये भाषणबाजी? काम भी तो करना होता है, काम बिल्कुल नहीं किया है। तो मैं यही कहूंगा कि चुपचाप से आंख बंद करके काम करने पे ध्यान दें मोदी जी, तो ज्यादा बढ़िया होगा। नहीं तो 5 साल बाद वही हाल होगा जो दिल्ली में हाल हुआ है। जी मिश्रा जी। जी देखिए, मैं इसमें एक जोक जैसी बात है, मतलब वो जोड़ूंगा। मुझे क्या सवाल आपने कुछ पूछा क्या? जी हर्षवर्धन जी को लेके। हाँ ठीक है, हाँ मैं उस पे भी आऊंगा। एक बात मैं जोड़ दूं जो खालिद भाई बात कर रहे थे। राष्ट्रपति शासन लगने से दिल्ली में जो अच्छाई और बुराई दोनों चीजें हुई, तो बुराई का ठीकरा सारा बीजेपी गवर्नमेंट के सर पे फूटा। ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ मैं नहीं जानता, वो लोग समझने वाले बताते रहेंगे। जोक जैसी बात है, मैं शेयर कर दूं। मेरे दोस्त का नल ठीक करने एक दिन एक प्लम्बर आया दारू पीकर, और वो गालियां दे रहा था कि इस बार मैं वोट बिल्कुल नहीं दूंगा बीजेपी को, क्योंकि ये जब से आए हमारे इलाके का ठेका बंद करवा दिया और शराब भी महंगी हो गई। केजरीवाल आएंगे तो कम से कम दारू तो सस्ती करेंगे। तो मुद्दे हर किसी के पास बिल्कुल अलग अलग तरह के थे। बाकी रही बात हर्षवर्धन की, देखिए बीजेपी कितना जीतती मैं नहीं कहूंगा आजकल के सिनेरियो में क्या होता, लेकिन कम से कम कृष्णा नगर सीट तो उनकी रहती। और दूसरी बात ये होती है, जो क्षेत्रीय नेता होता है आपका, जो वहाँ 20-25 साल से काम कर रहा होता है, उसके अंदर सांगठनिक क्षमता बहुत अधिक होती है पिछले जो आप कोई नया चेहरा उतारते हैं उसकी तुलना में। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं। एक सर्वे दिखाया जा रहा था कि जो वहाँ के कार्यकर्ता थे जो बूथ प्रबंधन का काम कर रहे थे, जो पन्ना प्रमुख थे बीजेपी के, वो सारे लोग ये कह रहे थे कि हमें लिस्ट दी गई 15 दिन पहले, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम थे जो मर चुके थे, उनके भी नाम पन्ना प्रमुखों के रूप में लिखे हुए थे। तो कम से कम अगर हर्षवर्धन होते तो ऐसी स्थिति ना पैदा हुई होती, क्योंकि कृष्णा नगर मतलब फर्क पड़ रहा है हर्षवर्धन से, आप दोनों मानते हैं ये? बहुत जी अभी भट्ट साहब से जानते हैं बीजेपी प्रवक्ता क्या कहते हैं। जी भट्ट साहब।
देखिए, हर्षवर्धन की जो संगठन बनाए रखने की या संगठन में कार्य करने की जो क्षमता है, जिसकी चर्चा अभी आशु भाई कर रहे थे, उसमें न तो भारतीय जनता पार्टी को कोई संशय रहा है, न दूसरे दलों को कोई संशय रहा है। लेकिन चूंकि वो केंद्रीय स्तर पर जो है मंत्री हैं इस वक्त, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं लगा कि उनको वापस बुला लेना चाहिए। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। देखिए, यहां पर मैं ये कहूंगा कि अगर यहाँ किरण बेदी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव जीत जाते तो आप हमारी रणनीति को आज ठीक ठहराते। ये वही क्रिकेट के, मैं फिर कहूंगा कि क्रिकेट के मैच की तरह है। अगर आप मैच जीत गए तो आप बोलेंगे कि हाँ भैया, उनका ये निर्णय अच्छा था, टॉस जीत करके पहले बैटिंग करने का। अगर हम मैच हार गए तो आप बोलेंगे कि टॉस जीत करके जो निर्णय लिया वो गलत साबित हुआ। तो ये काल परिस्थितियों की बात है। ये बात ठीक है कि जनता क्या चाहती थी। भट्ट साहब, हम मीडिया वाले, हमारा काम है हर इंसिडेंट पे बात करना, चाहे वो कोई भी जीते। नहीं, मैं आशु भाई जवाब तो अच्छा लगेगा। आशु भाई मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जब आंधी चलती है, गला खराब हो जाता है। नहीं, मैं आपको उसका उत्तर दे रहा हूँ। जी, उनको बोले, मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। देखिए, जब आंधी चलती है, आप ये ना भूलें, अभी मैं खालिद भाई को भी जवाब दूंगा कि वो एरोगेंस और एटीट्यूड की बात कर रहे थे। हमारा एरोगेंस अगले क्वेश्चन में लेना, वो अगला क्वेश्चन एरोगेंस पे है, उसको विस्तार से देना फिर अगला उनकी बातें सुन के। लेकिन आम आदमी के पार्टी के जो संजय सिंह और मनीष सिसोदिया शरीफ के जो लोग हैं, उनका चुनाव का परिणाम आने से पहले जो एटीट्यूड और एरोगेंस देखने में आया है, उसका क्या होगा भाई? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में तो परंपरागत और पुराने प्लेयर्स हैं, वो तो किसी ना किसी तरह अपने एक्सपीरियंस से अपने आप को सुधारेंगे। अब चुनौती आप लोगों के समक्ष है कि जो आपने वादे किए, अभी उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन हर्षवर्धन सिंह नेगी, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को मैं कहूंगा कि ना लाने के कुछ कारण हैं, और वो ठीक है, ये हमारा जो मूव था ये सटीक नहीं बैठा, इसको हम मानते हैं। लेकिन ये कह देना कि भैया वो सारा कारण वही रहा है, वो मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा था, बिगिनिंग कारण अगर हारे हैं तो बिल्कुल एनालिसिस करना हमारा फर्ज है, और आप एनालिसिस बहुत अच्छा कर रहे हैं, और तीनों प्रवक्ता और लिसनर्स के फीडबैक आ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एरोगेंस की बात चल रही है, उसी टॉपिक में लेता हूं। अली साहब, यहाँ पर तीसरा पॉइंट, क्योंकि आज पहले हम बीजेपी एक हर जगह छाई हुई है, तो उनकी हार पर एनालिसिस करना बनता है, फिर हम बाकी बातों पर करेंगे। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कितना बड़ा पॉइंट रहा? नंबर एक, जो मोदी जी ने काम किया था, जो चाहे हिंदू महासभा हो, आरएसएस हो, या साध्वी जो उनकी रामजादे वाला, जहाँ मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता, वो जो उनकी जो लैंग्वेज और एरोगेंस, जो उनके पास कुछ खास नहीं था। क्योंकि हमने मोदी साहब को भी पहली बार देखा रामलीला ग्राउंड में, वो नक्सलवाद के बोल रहे हैं, नक्सली जंगल में जाओ, तो इस तरह की भाषा ज्यादा यूज नहीं करते हैं वो। और मीडिया पर भी हमने देखा कि सिर्फ बीजेपी प्रवक्ता अनार्किस्ट भगोड़ा, मतलब कुछ रेलेवेंट पॉइंट्स नहीं थे। ये एरोगेंस और दिल्ली में जो कम्युनल इंसिडेंट हुए त्रिलोकपुरी में, और जो वेंडिलाइजेशन ऑफ द चर्च, तो ये चीजें मिलाकर कितने बड़ा पॉइंट रहा? एक्चुअली में ये जो आप दानिश भाई देखेंगे तो मंडेट ही एक इन सब चीजों का आंसर है। दिल्ली की जनता सब जानती है, यहाँ एजुकेटेड लोग रहते हैं। इन्होंने ये बता दिया है कि अब जो है कास्ट की पॉलिटिक्स, रिलीजन की पॉलिटिक्स, दंगों की पॉलिटिक्स, ये सब नहीं चलने वाली है। आपको सीधा सीधा काम करना पड़ेगा, झूठे वादे नहीं करने पड़ेंगे। केजरीवाल के वो लोग करते भी क्या, उनके पास बेचारों के पास 49 दिन में जो केजरीवाल ने कर दिया था, उतना किसी बीजेपी सरकार ने तो 5 सालों में नहीं किया है। तो बेचारे उस बारे में बात ही नहीं कर सकते थे, ज्यादा हो गया वो उस मूड में जो है बात। देखिए, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, मैं बोलूं तो प्लीज ना बोले, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। देखिए एक्चुअली में जो दिक्कत ये है कि इनके पास कुछ था भी नहीं बात करने के लिए। 5 साल 49 दिन में केजरीवाल ने जितने भी काम किए, वो सब जो है ये नहीं कर सकते, वो वादे भी नहीं कर सकते। बिजली के दाम कम करने के मूड में ये नहीं थे, पानी के दाम कम करने के मूड में ये नहीं थे, और करप्शन का मुद्दा था, करप्शन का मुद्दा ये लोग उठा रहे थे, महिला सुरक्षा का मुद्दा ये लोग उठा रहे थे। लेकिन कई इनके यहाँ खुद ही मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर रेप के आरोप लगे हुए हैं, कई इनके यहाँ ऐसे मंत्री हैं जिनके भ्रष्टाचार के आरोप चल रहे हैं। अंबानी का तो साफ साफ फोटो आया था कि एक पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी के पीठ पे उसका हाथ था। तो इन सभी बातों से जो है ये साफ साफ प्रूफ हो गया था कि ये सब काम ये लोग कर ही नहीं पाएंगे। तो दे करके बचा था कि केजरीवाल को टारगेट किया जाए।
और उसमें खैर इन्होंने कुछ इनकी दुर्गति जो है, इनकी जो दोहरी पॉलिसी रहती है, मैं इसको दोहरी पॉलिसी का नाम दूंगा। बीजेपी की हमेशा से दोहरी पॉलिसी रहती है कि एक ऊपर से जो है अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी इमेज बिना बनाई जाए, जो कि नरेंद्र मोदी साहब करते हैं, और नीचे जो है छोड़ दिए गए हैं बहुत सारे लोग जो कि हमेशा आग उगलते रहें, समाज को बांटने की कोशिश करें, जाति धर्म और विभिन्न तरीकों से। गलत कह रहे हैं खालिद भाई, आज के परिप्रेक्ष्य में गलत कह रहे हैं आप। यही काम कांग्रेस ने किया था और कांग्रेस को उसका हिसाब जो है वो चुकाना पड़ा था। आप कोई राजनीति भट्ट साहब, आपकी टर्न आएगी, आप पूरा आपको मौका दिया जाएगा बोलने का, आप पूरी बात रखना जब आपकी टर्न आएगी। जी खालिद साहब, चाहे वो लव जिहाद का इश्यू हो, चाहे हिंदू महासभा का जो है गोडसे का मंदिर बनवाने का मुद्दा हो, या आज हिंदू महासभा ने जो कहा था कि पहले गांधी को मारा, आज का कब केजरीवाल को मारेंगे, चाहे ये मुद्दा ऐसा मुद्दा हो, तो ये मतलब बहुत फर्क पड़ा, सिंपली आपका जो पॉइंट है। आशु मिश्रा जी, इनके और बिहार के कई सारे ऐसे उपद्रवी मंत्री लोग हैं जो कि ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री बना दिया है। और निर्मला रमन, पता नहीं क्या नाम है उसका, वो लेडी का, निर्मला सीतारमन जो भी है, वो लेडी यार इतना गंदा लैंग्वेज यूज करने के बाद मोदी ने उसको सस्पेंड तक नहीं किया। तो इन सभी चीजों का इम्पैक्ट तो पड़ना ही था। आप एक अपनी अच्छी छवि बनाई है आपने, तो उसको मेंटेन करने के लिए ये थोड़ी कि आप जो है अपने नीचे घटिया लोगों को रखें। जी बिल्कुल, मैं अभी एक क्वेश्चन आगे भी लूंगा आपका, मैंने ले लिया आपके पॉइंट्स। जी आपके पॉइंट्स ले लिए मैंने खालिद भाई। जी आशु मिश्रा जी, आशु मिश्रा जी, आपने 2 सवाल पूछे हैं जी। पहला एरोगेंस और दूसरा कम्युनलिज्म, दोनों को अटैच किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। मैं चाहूंगा कि मैं ना अटैच करूं। तो पहली बात तो ये कि मैं एक चीज जोड़ूं जो मैं बीच में कह रहा था, खालिद भाई कह रहे थे कि केजरीवाल के 49 दिन, मैं एडमिट करता हूं कि केजरीवाल की सरकार के जो पहले 49 दिन हैं वो किसी भी सरकार के द्वारा किए गए पहले 49 दिन के काम काज से बेहतर हो सकते हैं। लेकिन 5 साल ये ज्यादा हो जाएगा, और मैं समझता हूँ कि 67 सीटों की तरह जो थोड़ा ज्यादा हो गया, उसी तरह हमें इस बात से भी बचना चाहिए, किसी भी अतिरेक से। तो जो आप बात कह रहे थे कि एरोगेंस वाली बात, मैं सबसे पहले लेता हूँ कौन कितना एरोगेंट हुआ। आज मुझे लगता है कि पूरे दिन आम आदमी पार्टी की जीत से ज्यादा बहस बीजेपी की हार पर हुई। तो जैसे कि आप फेसबुक और बाकी चीजें बता रहे थे, एक ट्वीट था कि अपनी जीत पर इतना न इतरा है मेरे दोस्त, इस शहर में तेरी जीत से ज्यादा चर्चे अभी भी मेरी हार के हैं जी। तो ये शुरुआत से ही देखिए, एरोगेंस एक बौखलाहट में पैदा होता है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस शब्द का यूज कर रहा हूँ। बीजेपी के 3-4 प्लान थे। पहले उन्होंने सोचा कि मोदी जी के चेहरे से हम चुनाव लड़ें। जब वो प्लान उनको फ्लॉप होता दिखा, जैसा कि मैंने बताया कि 1 लाख लोगों का टारगेट था और 12,000 चेयर्स लगवाए गए थे, यानी कि उनको पहले से पता था कि 1 लाख लोग नहीं आने वाले हैं। तो अब उन्होंने प्लान बी बनाया, हर्षवर्धन को ना लाने का। मतलब ये नहीं था कि वो केंद्रीय मंत्री थे, मतलब सीधा सीधा ये था कि केजरीवाल वर्सेस क्या हर्षवर्धन ठीक लग रहे हैं। तो नहीं, फिर किरण बेदी एक ऑप्शन दिखी, लगा कि महिलाओं के भी वोट मिल जाएंगे, बड़ा अच्छा है, करियर भी ठीक ठाक दिख रहा है, दिल्ली में मूवमेंट भी किया है, चलिए ठीक है। जब उन्होंने बयान देने शुरू किए, इंटरव्यू से भागती नजर आई और कई मीडिया वालों को चुटकी बजाकर बाहर रहने का इशारा किया, मतलब बेहद खद्दा माहौल था जी। तो एरोगेंस केवल बीजेपी वालों की तरफ से नहीं दिखी, बाद में प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिए। वैसे मैं इस बात के बहुत खिलाफ रहता हूं कि जब किसी भी पार्टी का कोई नेता रैली में बोले तो हम उसको प्रधानमंत्री कहें जी, उस समय नहीं कहना चाहिए। एग्जैक्टली। तो जो भी भाषण हुए वो बहुत बड़ा एरोगेंस था। बाकी जो आप बात कम्युनल कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें इन चीजों के साथ में जुड़ती चली गई। 5 चर्च पर पिछले 1 महीने के अंदर हमले हुए जी, और ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। बट देयर इज नो एविडेंस इट हैज बीन डन बाय बीजेपी। नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ जी। पुलिस अगर आरोप लगा, अगर पुलिस कह रही है कि ये केसेस चोरी के हैं और उनके खिलाफ पादरियों के जब इंटरव्यू लिए गए तो कहा गया कि बड़े मुश्किल से FIR लॉन्च हुआ, तो मैं कह रहा हूँ कि राष्ट्रपति शासन होने के कारण दिल्ली में जो भी कुछ अच्छा या जो भी कुछ बुरा हुआ, तो बुराइयां ज्यादा उनके सर पे गई। मैं यही बात
देखिए, मैं अभी थोड़ी जी एरोगेंस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन थोड़ी देर पहले जब आशु जी और हमारी चर्चा चल रही थी और मैं ये बोल रहा था कि टॉस जीतने और टॉस हारने वाला ही कुछ इस टाइप का परिदृश्य कभी कभी जो क्रिकेट के मैदान में होता है वो राजनीति में हो जाता है। इस समय और लोकसभा के चुनाव में ये स्थिति थी कि उसमें आशु मिश्रा जी या मैं या आप या यहाँ पर जो भी उपस्थित हैं हमारे प्रवक्ता, अगर हम चाहे तो अभी अगर हम आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में खड़े हो जाते या लोकसभा में मोदी जी के नेतृत्व में खड़े हो जाते तो हमको भी वोट मिल जाते और हम भी किसी भी सीट से जीत सकते थे। इस बार कैंडिडेट को नहीं देखा गया है, सिर्फ जैसा कि मैंने आपको बताया पॉलिटिकल सिनेरियो को बैलेंस करने के लिए लोगों ने ये संभवतः जो मुझे लगता है ये मन बना लिया था कि आम आदमी पार्टी को जिताना है। अब ये दुर्भाग्यपूर्ण है या सौभाग्यपूर्ण है, क्योंकि मैं आज भी बड़े खुले स्तर पे ये कहता हूं कि आशु भाई जो कह रहे थे वो काफी हद तक ठीक है, लेकिन मैं आज भी ये कहता हूं कि चाहे दिल्ली का वोटर हो या भारत के किसी भी भाग का वोटर हो, वोटर में अभी भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समझ बूझ की कमी है। यहाँ पर राजनीतिक डॉक्टर अशोक कुमार वालिया से मेरा कोई वास्ता नहीं है, कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उनकी इस बार हार का कारण मुझे समझ नहीं आया। इसके अलावा कृष्णानगर से वो चलिए एक कारण माना जा सकता है कि भाई जैसा आपने पूर्व में कहा कि भाई हर्षवर्धन वहां पे नहीं थे, इसकी लोगों को खींच हो सकती है कि भाई डॉक्टर साहब को वहां से जो है खड़ा क्यों नहीं किया। लेकिन आप देखें अरविंद केजरीवाल, गोपाल राय तरीके अगर कुछ लोगों को आप छोड़ दें तो आम आदमी पार्टी में यहाँ पर जो हमारे प्रवक्ता हैं उनमें से 67 जो सीटें आई हैं, 60 लोगों के उम्मीदवारों के नाम हमें नहीं मालूम होंगे कि कौन कौन किस क्षेत्र से जीते हैं। कोई अपने आप में उन्होंने कोई नामी ग्रामी वाले जो आम आदमी पार्टी के जो 49 दिन की सरकार रही उसमें जो कानून मंत्री थे उन पर आरोप लगे वो भी जीत गए। ठीक है जी। तो और आरोप प्रत्यारोप का जो मैं खालिद भाई की जानकारी के बता दूं, आरोप प्रत्यारोप और ये जो आप बता रहे थे कि भाई जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो आम आदमी पार्टी पर भी लगे हैं। और 49 दिन का जो हवाला दे रहे थे, 49 दिन में मैं आज तक नहीं समझ पाया हूं, हो सकता है कि मेरा संज्ञान ठीक ना हो, लेकिन 49 दिन में आम आदमी पार्टी ने ऐसा क्या कर दिया। बिजली के दामों पर लेकर कोर्ट ने उनको फटकार लगाई थी कि आपने जो है बिना किसी ऑडिट ऑर्डर्स कर दिए, भट्ट साहब ऑडिट ऑर्डर्स कर दिए, बहुत बड़ा काम। तो जी इंटरप्ट ना करें, वन बाय वन प्लीज। जी जी जो थोड़ा जल्दी, मेरे को और भी बहुत क्वेश्चन लेने हैं। मोहित भाई भी जुड़ गए हैं हमें ड्रीम पब्लिकेशन से। जी तो मुझे समझ नहीं आया कि आम आदमी पार्टी ने 49 दिन में दरअसल किया क्या। सब लोग इस पर चर्चा करते हैं, मुझे ये समझने की आवश्यकता है। मैं अपने संज्ञान को ठीक करना चाहता हूँ कि 49 दिन में ऐसा किया क्या भाई उन्होंने। वो केवल रोड पर ही धरने करते रहे मुख्यमंत्री होने के नाते। और मुझे अभी भी डर है दानिश भाई कि वो केंद्र के साथ जो है वो जूझते रहेंगे या केंद्र के साथ उनको हाथ मिला के चलना पड़ेगा अगर वो दिल्ली में कुछ, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली केंद्र 50% से ज्यादा मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जो है केंद्र की सहमति और उसकी सहायता से ही काम हो पाते हैं। तो ये एरोगेंस वगैरह आम आदमी पार्टी को भूल जाना चाहिए और हाथ से हाथ मिला करके, ताकि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय सरकार है वो उनको मदद करे और वो भी मदद लें। तो ये एरोगेंस वगैरह इनको भी भूल जाना चाहिए। अगर हमारे अंदर है तो हम आपको शुरू में ही कह चुके हैं कि भाई हम आत्ममंथन करेंगे और इस पर जो पार्टी का जो थिंक टैंक है उसको सोचने समझने की आवश्यकता है, इसको हम स्वीकार करते हैं। एग्जैक्टली जी। मोहित भाई क्या कारण है, आप भी बीजेपी के फॉलोअर हैं, तो सबसे बड़े कारण क्या लगते हैं बीजेपी के हार के? जी मोहित भाई आवाज सुन रहे हैं आप? आई थिंक ही इज नॉट एबल टू हेयर मी. But I will try to connect with him if possible. Okay, let's move. Now let's speak about Congress. खालिद साहब, कांग्रेस का सुपड़ा साहब, क्या कांग्रेस का भविष्य देखते हैं आप? दिन पर दिन कांग्रेस के बुरा हाल होता जा रहा है। क्या आपको लगता है वाले टाइम में आम आदमी पार्टी दूसरा और बड़ा ऑल्टरनेटिव खड़ा हो सकता है? एक्चुअली में इस चुनाव को कुछ इस तरीके से भी देखना चाहिए था कि पहला जो चुनाव लड़ा था आम आदमी पार्टी ने वो कांग्रेस के अगेंस्ट था डायरेक्टली, और कांग्रेस को ही झटका दिया था। इस बार का जो चुनाव है बीजेपी के अगेंस्ट रहा है और बीजेपी को झटका दिया है। उस टाइम पे कांग्रेस नहीं सीख पाई, इस टाइम पे मुझे लग रहा है बीजेपी नहीं सीख रही है। जैसा कि हमारे प्रवक्ता अमित साहब बातें कर रहे हैं, मुझे यही लग रहा है कि इन लोगों को अभी भी कोई सीख नहीं मिलने वाली है। जिस तरीके की इन्होंने अभी भी वर्डिक्ट्स यूज किए, इन्होंने बोला सोमनाथ भारती के बारे में, इनकी मैं नॉलेज अपडेट कर दूं कि भारती को कोर्ट ने बरी कर दिया है। और दूसरा इन्होंने कहा उसके बारे में, क्या कहते हैं,
बिजली के बारे में, वो बिल्कुल आशु भाई ने करेक्ट किया कि उन्होंने ऑडिट ऑर्डर किए थे, जो अपने आप में बहुत बड़ी एक बात थी। और तीसरी चीज, 49 दिन के काम की आज भी डिस्कशंस होते हैं, हमारे बैंक में भी होते हैं, हमें भी मतलब पूरे सारे कस्टमर और सब लोग डिस्कशन करते हैं। यहाँ 49 दिन में केजरीवाल साहब ने काम किया था। अब अमित भाई को नहीं समझ में आ पा रहा है, तो अब भाई अमित भाई से मैं कहूंगा कि कभी पर्सनली बातचीत करेंगे इस विषय पे। और तीसरा चीज कि उन्होंने ये कहा कि सेंट्रल जो है 50%, ये बिल्कुल इनका गलत है। सेंट्रल का जो है डिस्टर्बेंस दिल्ली के अंदर 5 to 10% हो सकता है, 50% नहीं है। एक दिल्ली पुलिस जो है सेंटर के अंडर में आती है, और कुछ एक आध चीजें और भी हो सकती हैं जो सेंटर के अंडर में आती होंगी जी। बाकी खालिद साहब, अभी हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के भविष्य की, आप भी कतरा रहे हैं कांग्रेस के भविष्य की बात करने के लिए जी। कांग्रेस के भविष्य की बात तो राहुल गांधी साहब को सोचना चाहिए। कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया है, और अरविंद केजरीवाल ने कहा भी था कि कांग्रेस के इस बार खाता भी नहीं खुल पाएगा, और दीपक चौरसिया से उन्होंने शर्त भी लगाई थी। आज चौरसिया ने डिनर ऑफर किया होगा। तो कांग्रेस का भविष्य यही है कि कांग्रेस जब ही अब इमर्ज होगी जब आम आदमी पार्टी फेल होती है, जिसके के आसार मुझे दिखते बहुत कम है। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी और कांग्रेस में से अब लोग टूटेंगे, जो ईमानदार लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे, वो टूट करके बाकी अन्य पार्टियों में से भी आम आदमी पार्टी में जुड़ेंगे, और आम आदमी पार्टी का जो संगठन है वो और मजबूत होगा नेशनल स्तर पे, और जो है नेशनल लेवल पे फिर जो है वो 5 years बाद जो है एक अच्छा मतलब टक्कर देने की सिचुएशन में होगी बीजेपी को। जी आशु जी, कांग्रेस का भविष्य क्या? प्रियंका गांधी, कैन शी मेक अ डिफरेंस नाउ? अरे बहुत अच्छा भविष्य इन तीनों पार्टियों में से किसी का भी गड़बड़ नहीं है। अगर हमको किसी पे बात भी करनी होगी तो मुझे लगता है कि आज के डेट में भी हम अगर भविष्य की ही चर्चा करें तो आम आदमी पार्टी के करेंगे, कांग्रेस और बीजेपी के तुलना में, क्योंकि स्टैब्लिश्ड पार्टियां हैं बिल्कुल। और ये सब इस तरीके की हार पहली या आखिरी बार नहीं हुई है किसी भी दल की इनमें। नहीं, लेकिन आशु भाई कांग्रेस की तो पहली बार हो रही है ना, जनरल इलेक्शन के बाद पहले 44 का आंकड़ा, फिर 0 दिल्ली में। बिल्कुल देखिए ऐसा है, जो आम आदमी पार्टी का वोट बैंक था वो वही वोट बैंक था जो कांग्रेस से उन्होंने छीना था। इस बार उसमें बीजेपी का कुछ वोट बैंक परसेंटेज बढ़ गया। बाकी कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो कांग्रेस पार्टी अपना वापस हासिल नहीं कर पाई, क्योंकि जैसा कि पिछले दिनों भी कहा जाता रहा, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि कांग्रेस की लड़ाई दिल्ली में अपनी जमीन को वापस हासिल करने की थी। डायरेक्टली मैंने जितने लोगों से बात की है दिल्ली में सड़कों पर घूमते हुए, ऑटो वाले, रिक्शा वाले से लेकर तमाम लोगों से, तो ऐसा नहीं है कि उसमें कांग्रेस के सपोर्टर्स नहीं है। लोग ये कहते थे कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनने जा रही इसलिए हम वोट बर्बाद नहीं करेंगे। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। मतलब इसमें कितना, क्योंकि कांग्रेस की रैलीज का भी अगर आप एनालिसिस करें तो बड़ा एक यूनिक होगा। राहुल गांधी जब रोड शो कर रहे होते थे तो जब भी वो बीजेपी के खिलाफ बोलते थे तो तालियां बजने लगती थी, लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलते थे तो तालियां नहीं बजती थी। ये एनालिसिस पता नहीं कांग्रेस पार्टी वाले कितना करते होंगे कितना नहीं करते होंगे, लेकिन इससे ये पता चलता है कि लोग बीजेपी से तो नाराज हो गए थे पिछले 8-9 महीने में, जो भी कुछ कहा गया, और लास्ट मूवमेंट पे खबरें आई 10 लाख का सूट बनाम बराक ओबामा, तमाम चीजें। एक ट्वीट ये भी आया है कि बराक ओबामा नैतिक जिम्मेदारी देते हुए इस्तीफा दे रहे हैं। तो ऐसी खबरें, मतलब जो मुद्दे इन्होंने उठाए, तो इस सब का फर्क पड़ा। बाकी कांग्रेस अपना वोट बैंक वापस हासिल नहीं कर पाई, और भविष्य में क्या होगा, कांग्रेस किस पार्टी के वोट बैंक पे कब्जा करेगी, ये भी कहना अभी से कठिन है। क्योंकि देखिए, शुरुआत में जब बीजेपी का इमरजेंस हुआ था तो बीजेपी मिडिल क्लास के चुनावी एजेंडे को लेकर सामने आई थी, और उस टाइम कॉर्पोरेट क्लास का रिप्रेजेंटेशन किया करती थी कांग्रेस। आज सिनेरियो बिल्कुल उल्टा हो गया है। कॉर्पोरेट क्लास का रिप्रेजेंटेशन बीजेपी करती है और कांग्रेस अपने आप को मिडिल क्लास के बराबर रखने की कोशिश कर रही है। अभी सांगठनिक शक्ति का अभाव है। हो सकता है कि आत्ममंथन वो लोग करें और उसके बाद कुछ चीजें निकल के आए। तो मुझे लगता है कि भविष्य में ऐसा कुछ, अभी फिलहाल जल्दबाजी होगी कुछ कह देना कि डूब जाएगी या क्या होगा। बिल्कुल। भट्ट साहब,
देखिए, कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी क्यों ना हो, ये मैं खालिद भाई को भी कहना चाह रहा हूं, जो बार बार खालिद भाई भी मनीष सिसोदिया और जो संजय सिंह जैसे जो लीडर हैं उनकी तरह ये कह रहे हैं कि भाई तमाम पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो गया है, बस हम ही हम हैं। देखिए, हम नहीं होना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक कोई भी दल क्यों ना हो, आम आदमी पार्टी क्यों ना हो, आने वाला भविष्य जैसा कि आशु भाई ने कहा वो किसी का भी उज्जवल हो सकता है। आप ये देखिए 8 महीने पहले बीजेपी की क्या स्थिति थी, और अगर मैं उसको लिबरल तरीके से अपनी बात रखूं, और आज जो है आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति और 8 महीने पहले उनकी क्या स्थिति थी, तो समय बदलते देर नहीं लगती है। कांग्रेस का उत्कर्ष होगा, कैसे होगा, किन परिस्थिति में होगा, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिलहाल 25 से 30 साल तक मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के अलावा कोई तीसरा विकल्प यहाँ भारतीय राजनीति में दिखता है, क्योंकि कांग्रेस को अब लोग हटा ही चुके हैं। तो अब इस चीज को हम स्वीकार करते हैं कि अगर बीजेपी नहीं तो आम आदमी पार्टी नहीं तो बीजेपी, और ये लगभग जो क्रम है ये आने वाले 20-25 सालों तक चलता रहेगा। मुझे नहीं मालूम कि इसमें खालिद भाई और आशु और जो तमाम जो हमारे यहाँ पे प्रवक्ता हैं वो कितने सहमत होंगे, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है। जी, तो एक बार हम वोटिंग कंपैरिजन की बात हुई तो वोटिंग थोड़ा सा सुन लेते हैं बाला से, उसके बाद हम आम आदमी पार्टी की बात करते हैं अब। जी बाला। Yeah, bro. If we compare the vote share Last time of the party, last time actually we can do this in a threefold path. That is pre-Lok Sabha election and post-Lok Sabha election. Okay. Because pre-Lok Sabha election, if you look at that, Congress had 24.45% vote share, and now after Lok Sabha it is 9.8%. So they dropped 15%. They lost. Yeah, 15%. Literally, they have lost from 19 lakhs amount of vote to just 8.4 lakhs of votes this time. And if we compare BJP, they have scored 33.07% in pre-Lok Sabha elections. Now 32.01. If we speak, Not big a difference. Not big difference. Analytically, if we speak, BJP hasn't lost anything except the number of seats. Yeah. And if we speak about Aam Aadmi, BJP's total number of votes is 27,79,810 this election. And if we speak of Aam Aadmi, they have had 29.4% in pre-Lok Sabha election with 28 seats, and now 54.3%, literally a drubbing sweep to 47,88,705 votes this time. So the total sweep from Congress and some sort of sweep from BJP has gone directly from us. Yeah, but huge voting percentage. And another thing we have to say, BSP, we can't forget this party, had 5.53% of vote share in the pre-Lok Sabha Delhi Assembly election 2013, and now it has had only 1.2%, losing its national party status. So, the ultimate, the Congress is in a big loss. Serious loser is Congress. जी, बीएसपी की मैंने सुना कि इनकी नेशनल जो इनका दर्जा वो भी खत्म कर रहे हैं। वेल, लेट्स मूव टू द आम आदमी पार्टी। दानिश भाई एक चीज मैं अपनी एक मिनट में अपनी बात कह दूं प्लीज। जब मैं ये कह रहा था कि दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी का हार का कारण है, उसका मुख्य कारण जो है पॉलिटिकल सिनेरियो को बैलेंस करना है। ये जो वोट शेयर में बीजेपी का कोई खास फर्क नहीं आया है, मामूली सा फर्क है, इसको फर्क मैं कोई बड़ा फर्क नहीं मानता। ये इसी बात की ओर संकेत करता है कि लोगों की संवेदनाएं, लोगों का सपोर्ट उनके साथ अभी भी है, लेकिन चूंकि आम आदमी पार्टी को समझने की जरूरत है, वो एक पॉलिटिकल बैलेंस, क्योंकि कांग्रेस तो अब पिक्चर में है ही नहीं, तो एक पॉलिटिकल सिनेरियो को बैलेंस करने के लिए, और ताकि केंद्र में जो सरकार है वो और सही ढंग से, इससे हमें लाभ होगा, क्योंकि हार जीत से कोई ना कोई सबक लेना चाहिए, इससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। तो इसको ये प्रयास हम लोग करेंगे, बीजेपी प्रयास करेगी कि इसको जो है वो उत्साह के साथ लिया जाए, क्योंकि हार या जीत दोनों में से किसी एक को होनी है। और जैसे मैंने शुरू में कहा था, शुरू के वक्तव्य में मैंने कहा था एट द बिगिनिंग ऑफ दिस प्रोग्राम कि भाई सभी लोग भारतीय हैं, तो हमको मिलजुल करके काम करना होगा। तो ये मैं केवल आपके कार्यक्रम से ये संदेश देना चाहता हूं कि वोट शेयर में कोई फर्क नहीं पड़ा है, वही एक संकेत है अपने आप में कि समर्थन आगे हमको आगे जो चुनाव होंगे उसमें हमको संकेत स्पष्ट है कि आगे हमारे लिए लोग बाग खड़े हैं और हमको सपोर्ट मिल सकता है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर विपिन मल्होत्रा को भी मैंने इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया था, अनफॉर्चुनेटली वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, मोहित सिंगला जी की वजह से कनेक्ट नहीं हो रहा। हम आगे बात करते हैं आम आदमी पार्टी की विद द क्लोजिंग कमेंट। 3 मिनट का हमारे पास टाइम है। खालिद साहब, दिल्ली में जो केजरीवाल साहब ने प्रोजेक्ट किया है 40,000 करोड़ का ये जो पैकेज, लेकिन रियल में इतना है नहीं, तो क्या आम आदमी पार्टी, जब लोगों की बहुत ज्यादा उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं और रहेंगी क्योंकि इतना बड़ा मैंडेट दिया है, तो
आम आदमी पार्टी किस तरीके से अपने वादे को निभा सकते हैं? क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा, उन्होंने कहा था कि हम जन लोकपाल बिल पास कर देंगे 15 दिनों में, तो ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। तो इस बार क्या रहेगा? क्या वो लोगों की एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतर पाएंगे? एक्चुअली जो 40,000 करोड़ का बजट आप बता रहे हैं बिल्कुल सही है। दिल्ली का अभी जो करंटली बजट इतना ही है, लेकिन ये हर साल जो है बढ़ता रहता है, क्योंकि टैक्स भी बढ़ता है, तो ये भी जो है रिवाइज होता रहता है। और दूसरी चीज ये कि केजरीवाल ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। केजरीवाल ने ये बोला है कि वो जो है वेट को कम करेंगे, और उस कम करने से ये फायदा होगा कि लोग जो है वेट देना चाहेंगे, वो जो है इलीगल चीजें नहीं खरीदेंगे, तो उससे जो है टैक्स इजाफा होगा और दिल्ली का जो है फिर बजट इंक्रीज हो सकेगा अगले साल। ये बात सही है कि आम आदमी पार्टी के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला है परफॉर्म करना, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। अगर 67 सीट्स आपको मिल रही हैं, यानी कि आपसे बहुत ही ज्यादा, बहुत बड़े चेंज की उम्मीद की जा रही है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं वो जो है उसके 70% 80% तक पहुंचेंगे, उसके आसपास, क्योंकि जिस तरीके से उनका पूरा राजनीतिक कैरियर है और वो जिस तरीके से राजनीति में आए हैं, जो सोच करके आए हैं, वो सब यही दर्शाता है कि वो जो है जिस चीज को ठान लेते हैं उसको करके रहते हैं। और अब मैं कुछ एक आध कॉमेंट्स अमित भाई के विचारों पे कहूंगा। अमित भाई एक और तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी को लोगों ने वोट ना दे करके आपको वोट दे दिया और कह दिया कि जी ये जो है सेंटर में है और इनको हम इसलिए वोट देते हैं कि ये जो है दिल्ली में रहेंगे तो बैलेंस बना रहेगा। और दूसरी ओर साथ में ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी का वोट शेयर नहीं घटा है। तो अमित भाई से मैं ये जरूर पूछूंगा कि अमित भाई वो लोग कौन से थे जिन्होंने ना, जिनका परसेंटेज भी नहीं घटा और उन्होंने आम आदमी पार्टी को भी वोट दे दिया? अमित भाई थोड़ा वोट शेयर तो नहीं घटा है ना, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, तो स्टैट्स बता रहे हैं। मैं सीटों की बात नहीं कर रहा हूँ खालिद भाई, मैं वोट शेयर की बात कर रहा हूँ। आपने बताया, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, जब वोट पड़ेंगे। इस पर हम अमित भट्ट की राय लेंगे। खालिद साहब की बात आपने रख दी, अपने कमेंट्स में भट्ट साहब बात करेंगे इसके ऊपर। मिश्रा जी देखिए, मैं ये मानकर चलता हूँ कि मेरे पास आखिरी 3 मिनट हैं, इसलिए मैं वो भी बातें कुछ एक दो करूंगा जो कि आपने नहीं पूछी। जी जी। सबसे पहली बात आप कर रहे थे दिल्ली के बजटिंग की, और जो नया उनका प्लान होगा, क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। देखिए, चैलेंजेस बहुत सारे हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। जो 40,000 करोड़ का दिल्ली का बजट है, मुझे नहीं लगता कि इस बार उसमें कुछ ज्यादा इजाफा होगा, क्योंकि आप जानते ही हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो सहयोग है वो धीरे धीरे, अब ऐसी कितनी चाय पार्टियां होंगी, और ये चाय पार्टियां जैसे रात में महाभारत होता था और दिन में दिन में महाभारत होता था और रात में लोग इकट्ठे सोते थे, कहीं वैसा तो नहीं होगा। तो कह नहीं सकते दिन में लड़ाई और रात में फिर एक साथ विश्राम कर सकते हैं, वैसे ही चाय पार्टी ना हो। हम उम्मीद करेंगे कि सहयोग बना रहे, तो उससे केजरीवाल को फायदा हो सकता है। दूसरी बात ये कि हाँ, वोट शेयर, बीजेपी के वोट शेयर पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उतना फर्क पड़ने से कितना फर्क पड़ गया ये आप देख रहे हैं व्यवहारिक रूप में। तो वो वोट शेयर कितना मायने रखता था, इस बात का एनालिसिस बीजेपी वाले कर रहे होंगे। अब अमित भाई यहाँ नहीं बोलेंगे, वो अलग बात है, तो कई मजबूरियां होती हैं। एक दूसरी तीसरी बात ये कि देखिए, जो चैलेंजेस की आप बात कर रहे थे, मतलब 67 सीट्स लेकर केजरीवाल ने, ऑब्वियसली लोगों के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं, और उसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी की जीत, जो कि मैं एनालिसिस करता हूं और वो लोग शुरू से कहते रहे कि हमारे जीतने का मतलब आपको केवल बिजली, पानी या सड़क बनाकर दे देना या आप लोगों को घर दे देना नहीं है। हम राजनीति को एक नए तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। जन लोकपाल मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, एक और वॉच डॉग आप बिठा दीजिए, उससे भ्रष्टाचार पे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, ऐसा मैं नहीं मानता। बाकी मुझे ये लगता है यहाँ तक कि अगर वो लोगों को ये भरोसा दिलाने में कामयाब हो पाते हैं कि हाँ, वास्तव में वो एक नई तरह की राजनीति, जिसका वो दावा कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति, लोगों से दूरियां बनाए रखने वाली राजनीति से परे लोगों के साथ मिलकर काम करने वाली राजनीति, और जो उनका बेसिक एक स्वराज मॉडल है, उस मॉडल से अगर वो जनता को आइडियल लगता है और जनता को अगर लगता रहा कि वाकई में कोई फर्क पड़ रहा है इससे और राजनीति में चेंजेस आ रहे हैं, तो आज की जीत आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत साबित होगी। बाकी अंदर से हमला करने वाले ना सही, लेकिन बाहर से जो घर के ऊपर हमला करते हैं उनसे डर थोड़ा ज्यादा होता है।
आम आदमी पार्टी को मैं यही नसीहत दे सकता हूँ। जी थैंक यू आशु भाई। अमित भट्ट साहब। हेलो जी जी अपने पॉइंट्स रखिए। जी, क्या सवाल है आपका? सवाल मेरा आम आदमी पार्टी की एक्सपेक्टेशंस, क्या वो अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है लोगों उन पे खड़ा उतरेंगे? विद क्लोजिंग कमेंट। देखिए, बहुत ज्यादा मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा। आशु भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कोई आम आदमी पार्टी हो, आप जितनी ज्यादा आपको समर्थन मिलता है, जितना आपको सपोर्ट मिलता है, मैंडेट मिलता है, उतनी ही आप लोग उतनी ज्यादा आपसे एक्सपेक्टेशन करते हैं। और मैं आज की बात नहीं कहूंगा, मैं इस बात को पुनः दोहराना चाहूंगा कि वर्ष 2013-14 से लेकर के और अभी वो क्रम जारी है और भविष्य में भी जारी रहेगा। लोग जो है वो बहुत जल्दी राजनीति में परिवर्तन चाहते हैं और एक नई तरह की राजनीति को देखना चाहते हैं। आप देखेंगे आने वाले समय में जो राज्य स्तर के चुनाव होंगे और आने वाले समय में जो और बड़े स्तर के चुनाव होंगे, उसमें भी आपको और इस तरह के परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। तो अब एक्सपेक्टेशन देखिए, आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो पानी जो है बिल्कुल फ्री कर देंगे। वो कैसे करेंगे ये मैं देखना चाहता हूँ। बिजली की दरें 50% कम कर दी जाएंगी। और हालांकि इसको किसी संदेह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर देता हूँ दानिश भाई। आप अंबानी से झगड़ा करके, आप एनटीपीसी से नाता जोड़ के और तमाम जो बिजली देने वाली जो उत्पादक कंपनी, उनसे आप नाता तोड़ करके केवल ओवरनाइट आप बिजली दूसरी कंपनियों से जो है वो प्रोडक्शन उसका करवा लेंगे और आपके पास जबकि ऊर्जा का अभाव है, आप एक दिन के अंदर खुद ही बिजली बना लेंगे। ये मुझे फिलहाल संभव नहीं दिखाई देता है। तो बिजली की जो समस्या है वो कैसे आप एक और ये कह रहे हैं कि ठीक है रिलायंस साथ नहीं देगा, एनटीपीसी साथ नहीं देगा, जो तमाम बिजली बनाने वाली कंपनी है उनको हम छोड़ देंगे और नई कंपनियां एस्टेब्लिश हो जाएंगी। ये थोड़ा सा मैं इसको भी देखना चाहता हूं कि इस पे अरविंद केजरीवाल साहब जो है वो क्या करेंगे। और जो बिजली की इतनी दरें कम हो जाएंगी, पानी की दरें कम हो जाएंगी, तमाम दरें कम हो जाएंगी, तो राजस्व का क्या होगा? और जो डिपार्टमेंट है, जो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉइज हैं, उनका खर्चा कहां से आएगा? और उनको वो केंद्र से किस तरीके से वो ये सारी चीजें केंद्र से कितना पैसा लेंगे जो सही तौर पे उनको मिलना चाहिए, फिर उस पर केंद्र क्या कहेगा कि वास्तव में वो पैसा दिया जाना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से बहुत सारे देखने वाले विषय हैं। यही कुछ चुनौतियां। देखिए जो वादे किए जाते हैं वो बहुत सोच समझ के वादे किए जाते हैं। अब ये देखते हैं कि इन्होंने जो वादे किए हैं ये दरअसल प्रैक्टिकली जब हम इसको धरातल के मैदान पे देखेंगे तो क्या स्थिति होगी, ये देखने वाला विषय है। जी धन्यवाद। जी बाला, योर क्लोजिंग कमेंट। जी और एक लिसनर ने हमें जी गो हेड। If we see that is this election, even I look this election with a suspicion with 3 points. First thing, Modi versus BJP. There has been a division of labor. Because if we see, as soon as you index someone from some to a chief ministerial candidate before few weeks of the exact election, there itself BJP hasn't had enough time to invest BDG and put BDG into a proper state. That's the first blunder. Even as Yogendra Yadav himself accepted from Aam Aadmi, what is the weakness of BJP is they have granted more time to Aam Aadmi to think, recuperate from the Lok Sabha loss, and to work on their organization as to build their people. And the third point is, when we speak about development, when we speak about the agendas of the people, the election manifesto of BJP as well as the ministers who have campaigned and the 120 parliamentary members who have campaigned have nothing sufficient enough to say except Modi ji. Except Modi ji, no one has put their enough view what they are going to do in Delhi if they come to power, except saying that we are going to change the Delhi into a smart class city. There is no need of smart class city except connecting with the people. That's why the problem. And the minorities who have voted for Modi ji in Lok Sabha BJP's vote share was 46%. If we compare your Lok Sabha tally with this election, BJP has lost heavily because 46 to 32 is a great loss in 8 months of Modi ji's presidency. So these are the things. And as Haryana MLA of BJP himself said, Anil Vij today,
BJP should avoid importing people rather than they have to focus on developing their leaders. जी थैंक यू बाला। और दिव्या शर्मा हमें मैसेज कर रही हैं जो कह रही हैं कि इंटरनल प्रॉब्लम्स बीजेपी की और बिजली के विजन डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम्स आई जिनमें उन्होंने प्रवासी भारतीय कहा नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, तो वो भी लोगों पर इम्पैक्ट पड़ा। आप रेडियो उड़ान पर सुन रहे थे स्पेशल कवरेज आज की इलेक्शन रिजल्ट पर। हमारे साथ जो प्रवक्ता थे मोहम्मद खालिद जी, आशु मिश्रा जी, अमित भट्ट जी, हमें स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करवा रहे थे बाला नगेंद्रन जी, और इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहा था मैं आपका दोस्त दानिश महाजन। थैंक यू सो मच, कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग मी। धन्यवाद जी। धन्यवाद।